नमस्ते, हेलो, जय जोहार एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है निशा शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ पेपर 1 पार्ट 2 का एनालिसिस वीडियो। हाल ही में हुए मेंस का ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1 पार्ट 2 जैसा कि आप जानते हैं कि ये होता है इंग्लिश का पेपर, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के पेपर के ऊपर। हिंदी का पेपर जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, तो आप अगर उसे नहीं देखें तो जाकर वो पहले देखिएगा। हिंदी के पेपर 100 मार्क्स का और हमारा ये जो जनरल इंग्लिश का जो पेपर होता है ये होता है मैक्सिमम 50 मार्क्स का। एंड सेम छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का भी जो पेपर होता है वो भी होता है 50 मार्क का। चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो डू एज डायरेक्टेड है, पहला पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर टू फ्रेम अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये हर साल ऐसे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन देता है, जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। देखते हैं कि क्या क्या वर्ड्स का कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है। ईच अदर, दे, फॉर, 15 ईयर्स, दे, गॉट मैरिड, हैड नोट एंड व्हेन, ठीक है। इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो है दे हैड नोन ईच अदर फॉर 15 ईयर्स व्हेन दे गॉट मैरिड। इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ, जैसे आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक यहाँ गॉट मैरिड है और यहाँ है दे के बाद हैड नोन। तो आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहले हम इस जो स्ट्रक्चर है या इस जो सेंटेंस है उसमें क्या पहले इंसर्ट करें। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हैड नोन है ये आपका बता रहा है परफेक्ट को, ठीक है, पास्ट परफेक्ट को, और ये जो है आपका बता रहा है गॉट मैरिड पास्ट सिंपल, ठीक है। तो कभी भी कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी एक्शन अगर हो रहा है तो ये जो परफेक्ट वाला एक्शन है वो पहले हो चुका है, ठीक है। ये जो शॉर्ट टर्म है वो बाद में होना है। तो पास्ट सिंपल एज कंपेयर टू पास्ट परफेक्ट हमेशा बाद में आता है और पास्ट परफेक्ट जो है वो पहले आएगा। तो इस तरीके से आप इसको फ्रेम कर सकते हैं। और आपको पता ही है कि ये व्हेन के बाद ही आपको ये एडिशनल आगे के सेंटेंसेस को डालने हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसको हमने बनाया, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग अवे फॉर अ फ्यू डेज एंड वुड फोन मी व्हेन शी गेट बैक, ठीक है। तो व्हेन वाले 2 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शंस। तो इन क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, करेक्शन एड ऑन करना है। तो देखते हैं करेक्शन क्या हो सकता है। हिज एल्डेस्ट चाइल्ड इज बॉय ऑफ 10, यंगेस्ट इज अ गर्ल ऑफ 2। तो यहाँ जो करेक्शन है ये होगा आर्टिकल के ऊपर। आपका पहला जो करेक्शन है वो आर्टिकल के ऊपर आपका करेक्शन रहने वाला है, जो कि होगा बॉय के सामने आपका इंसर्ट हो जाएगा अ बॉय, बॉय के सामने आपका इंसर्ट हो जाना है अ बॉय। और जो ये यंगेस्ट लिखा है, हमको जैसे कि पता है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके सामने हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, तो हम वहां डेफिनाइट आर्टिकल दैट इज दी, ये हम यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा दी यंगेस्ट। तो जो नेसेसरी करेक्शन है वो है ये दोनों, कि बॉय के सामने ए लगना है और यंगेस्ट के सामने द लगना है। चलिए सेकंड सेंटेंस रीड करते हैं। द ट्रेन पास्ड ऑन द ब्रिज व्हेन द ब्रिज गेव वे। तो ये जो आपका सेंटेंस है इसमें जो करेक्शन होने वाला है वो टेंस के ऊपर होगा। तो चलिए देखते हैं। द ट्रेन पास्ड ऑन द ब्रिज व्हेन द ब्रिज गेव वे। यहाँ आपको 2 टेंसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, पास्ड ऑन एंड इधर जो है वो है गेव वे। तो अब देखते हैं इसको। ये जो गिव वे है ये थोड़ा सा समझते हैं। ये है पास्ट सिंपल का, तो ये किसका है, हमारा पास्ट सिंपल। अब हमको देखना है कि अगर यहाँ पास्ट सिंपल है तो यहाँ क्या होना चाहिए। तो आप जिस तरीके से सेंटेंस को रीड आउट करेंगे तो यहाँ आपको जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूअसली शो होगा। द ट्रेन, फिर यहाँ पास्ड ऑन लिखा है, इसकी जगह पर हो जाएगा पासिंग, ठीक है। तो द ट्रेन पासिंग ओवर द ब्रिज व्हेन द ब्रिज गेव वे। तो यहाँ पर हमको इसको रीराइट करते हैं इस पूरे सेंटेंस को। द ट्रेन वॉज पासिंग, ठीक है, पास्ट का बना रहे हैं इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमने वॉस यूज किया है, और क्योंकि ट्रेन जो है वो सिंगुलर है इसलिए भी हम वॉस का यूज कर रहे हैं। पासिंग ऑन द ब्रिज आप लिख सकते हो, पर ओवर द ब्रिज ज्यादा ऑथेंटिक है। ओवर द ब्रिज व्हेन द ब्रिज गेव वे, व्हेन द ब्रिज गेव वे। चलिए, तो यहां हमने
ऐड ऑन किया है वॉज पासिंग ओवर, क्योंकि यहाँ जो आपका सेंटेंस था वो था पास्ट सिंपल का, तो यहाँ हमने ऐड ऑन कर दिया पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। थर्ड जो सेंटेंस है वो लिखा है ऑल्दो शी वॉज टायर्ड बट शी वेंट टू वर्क। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड बट शी वेंट टू वर्क। तो आपको ये जो क्वेश्चन दिख रहा है वो होने वाला है करेक्शन आपका कंजंक्शन के ऊपर। ऑल्दो जो है वो एक टाइप का कंजंक्शन है, और इस कंजंक्शन में आपको ऑल्दो के साथ दिख रहा है बट। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड बट शी वेंट टू वर्क। तो आप इसमें एक चीज याद रखेंगे, ऑल्दो या फिर दो के साथ भी सेम कंडीशन है। ऑल्दो या फिर दो के साथ कभी भी बट नहीं आता, कभी भी ऑल्दो या दो के साथ हम बट यूज नहीं करते। हम इसकी जगह पे येट यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपली हमको येट भी यूज नहीं करना है तो हम यहाँ कॉमा इंसर्ट कर सकते थे। तो ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, हमको बट को रिमूव करना है और हमको वहां डाल देना है एक कॉमा। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, कॉमा डालकर हम लिख सकते हैं शी वेंट टू वर्क, या फिर आप उस कॉमा की जगह पे येट का यूज कर सकते हैं। तो ये कंजंक्शन का एक रूल है, ध्यान रखिएगा। ऑल्दो के साथ हमेशा येट का यूज होना है या फिर कॉमा, बट नेवर बट यूज होगा उसमें। अगला जो क्वेश्चन है वो है आई स्लोली बिगिन अंडरस्टैंडिंग हाउ शी फेल्ट। ठीक है, तो अब यहां हम देखते हैं, इसमें भी वर्ब का जो है वो करेक्शन होने वाला है। तो यहां हमको दिया है बिगिन और इसके बाद दिया है अंडरस्टैंडिंग, तो इसको यहां समझते हैं। बेगिन या फिर जो बिगिन है, इसके साथ हमेशा हम यूज करते हैं टू, और आपको पता है कि टू क्या है, तो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। ठीक है, ये इन्फिनिटिव क्या होता है, तो वर्ब जो है उसका एक क्लासिफिकेशन होता है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट टाइप ऑफ वर्ब। उसके बाद फर्दर जो नॉन फाइनाइट टाइप का जो वर्ब होता है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें का पहला पार्ट हम कहते हैं इन्फिनिटिव टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है जेरेंड, और तीसरा जो टाइप होता है वो होता है पार्टिसिपल। तो ये जो 3 टाइप्स है उसमें से एक यूज होना है हमारे पास इन्फिनिटिव, और हमेशा हम इन्फिनिटिव को यूज करते हैं और V1 फॉर्म उसके बाद लगाते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो रीफ्रेम होगा, और रीफ्रेम होकर बनेगा आई स्लोली बेगन टू अंडरस्टैंड हाउ शी फेल्ट। मैं यहां लिखती हूं आई स्लोली बेगन टू अंडरस्टैंड हाउ शी फेल्ट। तो जो नेसेसरी करेक्शन था हमारा वो था टू अंडरस्टैंड। तो हमने क्या किया, यहाँ जो अंडरस्टैंडिंग वर्ड है उसको रिप्लेस कर दिया, मतलब एक जेरेंड को रिप्लेस कर दिया हमने, और उसकी जगह पर हम क्या लगा दिए हैं, तो टू अंडरस्टैंड। तो ये वर्ब के बेसिस पे करेक्शन था यहाँ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो यहाँ अगेन आपको एक वर्ब का क्वेश्चन मिल रहा है, लिखा है द लाइट ब्लैंक आउट वाइल आई ब्लैंक। तो यहाँ आपके पास जो वर्ड्स हैं, गिवन वर्ड्स है वो है गो एंड रीड। ध्यान रखिएगा यहाँ जो भी फॉर्म देता है हमको एग्जैक्टली वो यूज नहीं करना होता है, उसके उस वर्ड के अकॉर्डिंग हमको वहां पर नेसेसरी चेंजेस के बाद उसको यूज करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ गो दिया है तो जरूरी नहीं कि वहां हमेशा गो ही यूज हो, उसके अलग अलग फॉर्म्स को भी हम वहां यूज कर सकते हैं नेसेसिटी के अकॉर्डिंग। तो समझते हैं फिलहाल। यहाँ एक वर्ड है वाइल, और ये एक चीज मैं आपको बताती हूँ, वाइल जो है अगर ये यूज हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ यूज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और इसके पहले यूज होना है पास्ट सिंपल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, वाइल के पहले पास्ट सिंपल एंड वाइल के बाद जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होता है। तो अब अगर वाइल के पहले पास्ट सिंपल यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या, तो हमारे पास जो वर्ब है गो वो चेंज हो जाएगा, तो उसका जो V2 फॉर्म होगा, क्योंकि हमको पास्ट सिंपल बनाने के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए होता है, तो उसका जो V2 फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा वेंट। तो यहाँ हमने गो का क्या बना लिया, वेंट। वाइल आई रीड, अब यहाँ रीड है उसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, तो आई के साथ वॉज यूज कर लिया हमने, आई के साथ वॉज यूज करने के बाद हम बना दिए रीडिंग।
एक चीज और ध्यान रखिएगा, आई के साथ वॉस के साथ साथ वर भी यूज होता है, पर कंडीशन है वर के यूज होने का, जो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बट ऑब्वियसली मैं आपको आगे किसी वीडियो पर इसको समझाऊंगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है, अ पेयर ऑफ ग्लव्स ब्लैंक बीन फाउंड इन दी हॉल एंड हमको दिया है हैव फॉर्म। मैंने आपको बताया यहाँ जो फॉर्म दिया है इसका मतलब इसका कुछ भी फॉर्म हो सकता है, तो हो सकता है हैड हो, हैज हो, या खुद हैव हो, हैविंग हो, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। चलिए तो यहाँ देखते हैं, अब पेयर ऑफ ग्लव्स की बात किया है, और ये जो ग्लव्स है ये आप देखकर आपको लगेगा कि ये क्या है, प्लूरल जो है वो नाउन यहाँ पर दिया गया है, पर ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम ये पढ़ते हैं कि ये जो पेयर वर्ड दिया है ना, इस पेयर वर्ड के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर हमारा वर्ब को इंसर्ट करना है। तो ये जो है वो सिंगुलर है, आपको लगेगा पेयर मतलब कोई भी दो समान का जोड़ा, पर वो एक ही कंसिडर किया जाता है, उसको एक यूनिट कंसिडर किया जाता है। तो जो पेयर है वो हमेशा हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे, और उस वजह से यहाँ पर हैज होगा ना कि हैव। और आपको कहीं भी यहाँ पर पास्ट का फॉर्म तो दिया गया नहीं है, तो आप वहाँ हैड यूज नहीं करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। करेक्ट स्पेलिंग्स हमको यहाँ करना है। हिंदी में भी मैंने आपको वर्तनी शुद्धि बताया था कि किस तरीके से अप्रोच रखना होता है। आप कभी भी उस शब्द को देखकर आप उसमें ये नहीं पता लगा सकते कि आपको यहाँ पर मात्राओं को चेंज करके ये करना है। एक सिंपल सा फंडा इसको समझने या याद करने का ये होता है कि आपको उन शब्दों को ही वैसे याद करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ आपको इंग्लिश में जो सेंटेंसेस दिए हैं या वर्ड्स दिए हैं, सॉरी, ये जो वर्ड्स है इसमें जो स्पेलिंग्स है उसको आपको ध्यान नहीं रखना है कि कौन सा जो लेटर है वो आना है, किसकी जगह पे आना है। इन सिंपल आपको इसकी जगह पर एक्चुअल स्पेलिंग याद होनी चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है, प्रोनाउंसिएशन इसका है एफरवेसेंस, पर स्पेलिंग इसकी गलत है, तो आप सीधे एफरवेसेंस की स्पेलिंग याद करेंगे। ठीक है, अगला है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ एंटरप्रेन्योर के बारे में बात किया गया है, तो आप इसकी स्पेलिंग इंसर्ट कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आइडियम्स के ऊपर। ठीक है, यूज द फॉलोइंग आइडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग। हमको यहाँ सिर्फ हमारे ओन सेंटेंसेस मतलब सेंटेंस फ्रेम करना है, पर फिर भी मैं यहाँ आपको उसकी मीनिंग भी बता देती हूँ। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बाइट दी बुलेट। बाइट दी बुलेट, अब बुलेट को बाइट करना आप इसको समझ सकते हैं, इसका भावार्थ क्या हो रहा है। तो बुलेट को बाइट करना मतलब कि एक तरीके का बहुत बेकार से आप काम करने जा रहे हैं, तो टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन ब्रेवली। ठीक है, ब्रेवली वर्ड भी यहाँ है, ध्यान रखिएगा। तो आप डिफिकल्ट या फिर अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वो भी कैसे, तो वीरता के साथ, ब्रेवली, करेजियस तरीके से। सेंटेंस हो जाएगा इसका, आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड अपोलाइज फॉर माई मिस्टेक। अगला जो क्वेश्चन है वो है पीस ऑफ केक। तो पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू। ठीक है, समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू, जैसे वो अ कप ऑफ टी होता है, बिल्कुल उस तरीके से, या पीस ऑफ केक है। तो उसका सेंटेंस हो जाएगा द इंग्लिश, टी जो है वो कैपिटल रहेगा, द इंग्लिश टेस्ट, the English test was a piece of cake for her. The English test is a was a piece of cake for her. तो वो बहुत ही easy है उसके लिए, क्या, इंग्लिश का टेस्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है राइट वन सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो कंसील का मीनिंग होता है हाइड, सिनोनिम्स मतलब होता है सेम मीनिंग। सेम मीनिंग आप कह सकते हैं इसको पर्यायवाची। कंसील का मीनिंग होता है हाइड, हमको सिर्फ एक सिनोनिम्स ऐड करना है। इम्पार्शियल का जो मीनिंग होगा, इम्पार्शियल का हो जाएगा अनबायस्ड या फिर फेयर। ठीक है, इम्पार्शियल का हो जाएगा अनबायस्ड या फिर फेयर। अगला जो क्वेश्चन है वो है एंटोनिम्स के लिए। एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द, और कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु, और इसका उल्टा हो जाएगा क्रूएल। इसका उल्टा हो जाएगा क्रूएल, या फिर हम इसको कह सकते हैं हार्टलेस। अगला है स्कार्स। तो स्कार्स का मतलब होता है दुर्लभ या कमी, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं प्लेंटीफुल, एम्पल, इन कुछ वर्ड्स को। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है गिव वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिव वन वर्ड,
वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, तो याद रखिएगा कैन नॉट बी करेक्टेड है तो आप यहाँ इनकरेक्ट यूज नहीं करेंगे, इसमें बोला गया है वन, मतलब यहाँ पर्सन के बेसिस पर बात की गई है, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ ये कॉन्टेक्स्ट पे बोला जा रहा है, तो इसका हो जाएगा इनकॉरिजिबल। ठीक है, अगला है वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेथ, तो ये क्या होता है, तो कर्ज जो है जो पे नहीं कर पाता, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था इंसॉल्वेंट वाला। अगला जो क्वेश्चन है वो है यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, तो यहाँ भी अगेन हमको सेंटेंस फ्रेम करना है। पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है कट डाउन, तो इसका हो जाएगा यू शुड कट डाउन, एंड नहीं है ये ऑन है, यू शुड कट डाउन ऑन शुगर, तो कट डाउन के साथ ऑन लगता है, तो शुगर को हमको कट डाउन करना है, यू शुड बोल रहा है करना चाहिए। आई फाइनली फिगर्ड आउट दी प्रॉब्लम, फिगर आउट का हो जाएगा आई फाइनली फिगर्ड आउट दी प्रॉब्लम, तो ये जो होता है ना फ्रेजल वर्ब को सेंटेंस में फ्रेम करना वो ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू आइडियम्स के। अगला जो क्वेश्चन है वो है चेंज दी वॉइस, यहाँ पर आपको मेंशन नहीं किया है कि आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना या फिर पैसिव टू एक्टिव। इस साल सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, वरना कुछ समय से हम देख रहे थे कि एक्टिव टू पैसिव भी अलग से पूछ रहा था, 2 क्वेश्चन वहां से पूछ लेता था, एंड सेम पैसिव टू एक्टिव भी करता था। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। We gave the police the information. We gave the police the information. चलिए ये जो है वो है आपका एक्टिव में, इसको चेंज करते हैं पैसिव में, तो ये हो जाएगा द पुलिस वर गिवन द इंफॉर्मेशन बाय अस, तो यहाँ ये जो द पुलिस है इसको 2 तरीके से हम बना सकते हैं। पहले हमने द पुलिस को उठा लिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, तो द पुलिस। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, पुलिस जो है वो हमेशा जो है प्लूरल काउंट किया जाता है, प्लूरल की तरीके से हम उसको यूज करते हैं, इसलिए हमने यहाँ यूज किया है वर। वर यूज करने का रीजन है यहाँ था गिव, गिव इट मीन्स कि V2 फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स कि वहां पास्ट टेंस प्रेजेंट है, इसलिए हमको यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी पास्ट का यूज करना है। तो पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब या तो वॉज होता या तो वर होता, तो यहाँ वर यूज करने का रीजन है कि पुलिस को हम क्या कंसिडर करते हैं, प्लूरल कंसिडर करते हैं, तो इसका सिंगुलर फॉर्म होता है पुलिसमैन, पर यहाँ सिर्फ पुलिस है तो ये प्लूरल है। द पुलिस वर गिवन द इंफॉर्मेशन बाय अस, द इंफॉर्मेशन एंड बाय वी का हो जाएगा सब्जेक्टिव फॉर्म अस, ठीक है, और सॉरी वी जो सब्जेक्टिव फॉर्म है इसका हो जाएगा अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अगला जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने से पहले इसका एक और जो है वो देख लेते हैं। हमने क्या किया था, पुलिस को यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। अब सिमिलरली हम द इंफॉर्मेशन को उठाकर बना सकते हैं क्या, यस, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। तो द इंफॉर्मेशन वॉज, अब देखिए यहाँ बात की गई है इन्फॉर्मेशन की, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो सिंगुलर टर्म है, इसलिए हमने यहाँ यूज किया है वॉज। द इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन टू द पुलिस बाय अस, तो दोनों ही सही हैं, आप दोनों में से कुछ भी एक अगर लिखे हैं एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आई वॉज आस्क्ड सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू, तो ये ऑलरेडी जो है वो पैसिव में, इसको हमको एक्टिव में चेंज करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था ये क्वेश्चन। पढ़ते हैं एक बार फिर से क्वेश्चन को, आई वॉज आस्क्ड सम डिफिकल्ट क्वेश्चन एट द इंटरव्यू, तो इसको हम बना सकते हैं द इंटरव्यू, इसको हमने सबसे पहले प्लेस कर दिया, तो द इंटरव्यू आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू, तो यहाँ हमने इंटरव्यूअर ये खुद से इंटरप्रेट किया है, इसकी जगह पर हम दे भी यूज कर सकते हैं, किसकी जगह पे, द इंटरव्यूअर की जगह पे, तो दे आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू, अदरवाइज ये भी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रपोजिशन। चलिए देखते हैं प्रपोजिशन को। आई स्पोक टू कैरोल डैश द फोन लास्ट नाइट, तो इसके लिए तो पहले आपको प्रपोजिशन कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। अगर आपको प्रपोजिशंस पता है तो आप इसको इजिली इंसर्ट कर सकते थे, यहाँ हो जाएगा ऑन। कभी भी आपको फोन दिखे, ठीक है, तो हमेशा फोन के साथ हम ऑन प्रपोजिशन ही यूज करते हैं, ऑन दी फोन, ऑन फोन, क्लियर है। अगला है लाइफ टुडे इज वेरी डिफरेंट ब्लैंक लाइफ 50 years ago, तो यहाँ आपको दिख रहा है डिफरेंट, और डिफरेंट के साथ हम हमेशा यूज करते हैं फ्रॉम, और आप अगर सेंटेंस को भी रीड आउट करते हैं तो यहाँ फ्रॉम जो है यही प्रपोजिशन ऐड होना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हमको यहाँ अब सुटेबल कंजंक्शन फील करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है आई स्लिप्ड ब्लैंक आई वॉज टेकिंग अ शावर, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ स्लिप्ड देखकर आप
आपका जो पहला इंस्टेंस जाएगा वो होगा ऑफ के लिए। पर ध्यान रखिएगा ये जो OFF ऑफ है ये कंजंक्शन नहीं है, ये प्रपोजिशन है। अगर प्रपोजिशन में इस तरीके का क्वेश्चन देता तो वहां हम स्लिप्ड के साथ ऑफ यूज करते, पर यहाँ हमको कंजंक्शन की बात किया गया है। और आप अगेन देखेंगे तो आप इसको देखिए, स्ट्रक्चर क्या है इसका, पास्ट सिंपल, ठीक है। जो स्लिप्ड है, यहां लिखती हूँ स्लिप्ड, ये जो है वो किसको बता रहा है, तो ये बता रहा है पास्ट सिंपल को। और इसके बाद का जो वर्ब है वॉज टेकिंग, तो ये जो वॉज टेकिंग है ये आपका बता रहा है वॉज डलने के साथ पास्ट और टेकिंग के साथ ये बता रहा है कॉन्टिन्यूअस को। तभी हम पहले ही की क्वेश्चन में देखे थे कि इसके बीच में क्या आ रहा था, इन दोनों के बीच में वाइल जो है वो इंसर्ट हो सकता है। और अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो आई स्लिप्ड वाइल, ठीक है, मतलब दौरान, आई वॉज टेकिंग अ शावर, तो इसके लिए एप्रोप्रिएट जो कंजंक्शन होगा वो वाइल हो सकता है। अगला क्वेश्चन जो है, दी प्रोजेक्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल इन इकोनॉमिक टर्म्स डैश या ब्लैंक इन पॉलिटिकल टर्म्स। अब देखिए यहाँ आपको दो अलग अलग टर्म्स के बारे में बात किया गया है, इकोनॉमिक टर्म और एक पॉलिटिकल टर्म। तो यहाँ ऐसे जो दो अलग अलग चीजों के बारे में, अपोजिट चीजों के बारे में बात की जाती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट मतलब दो अपोजिट थिंग, आइडियाज या एनीथिंग बट अपोजिट, तो हम इस कारण यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, बट। तो यहाँ एप्रोप्रिएट कंजंक्शन जो है वो बट होगा। अगला देखते हैं, इंसर्ट करना है हमको लिटिल, अ लिटिल, फ्यू एंड अ फ्यू, ठीक है। तो पहले समझते हैं इसके बारे में थोड़ा। फ्यू को हम यूज करते हैं काउंटेबल में और लिटिल हम यूज करते हैं फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। तो यहां से आप समझेंगे कि ये जो वर्ड्स है इससे दो ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर वाइल जो है वो है अनकाउंटेबल नाउन, इट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटिल आएगा, है ना, लिटिल या अ लिटिल पॉसिबल है, फ्यू या फिर अ फ्यू पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आपके पास जो चॉइस है वो अब किसके किसके बीच में है, तो लिटिल और अ लिटिल के बीच में। यहाँ देखिए फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स इट मीन्स वो काउंटेबल है, तो यहाँ जो आपके पास चॉइस है वो है फ्यू या फिर अ फ्यू के बीच में, ठीक है। तो ऐसे आपको अगर सिर्फ ये एक चीज पता है तो आपका ये जो चार ऑप्शन था उसमें से दो देखा जाए तो एलिमिनेट हो चुका है। अब इन पर चलते हैं, अ फ्यू या फिर ये जो अ लिटिल है, इनके यूजेस का मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बताती हूँ। तो ये जो है वो यूज होता है नेगेटिव मीनिंग के साथ और ये जो है वो होल्ड करता है पॉजिटिव मीनिंग के साथ। चलिए देखते हैं, वी विल स्टे हियर फॉर डैश वाइल। तो ये तो बहुत इजी और कॉमन फ्रेज है कि अ लिटिल वाइल हम यूज करते हैं। तो अगर आपको ये सब नहीं जानना है तो आप इसमें इजिली, आपको ये पता होना चाहिए, एक फ्रेज है जिसमें हम वाइल के सामने यूज करते हैं अ लिटिल, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, ही हैज मैनी एनिमीज बट डैश फ्रेंड्स। अब देख लीजिए ये जो सेंस है वो कैसा दे रहा है, तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। पर अब बट लगा है तो पर कुछ ही दोस्त है, तो कुछ मतलब ये नेगेटिव मीनिंग के साथ आ रहा है, तो हम यहाँ क्या यूज कर देंगे, और फ्यू या अ फ्यू में हमको सिलेक्शन चाहिए तो फिर हम यूज कर देंगे फ्यू, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है मोस्ट एप्रोप्रिएट टेंस हमको यूज करना है, ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट टेंस यूजिंग दी वर्ब गिवन इन दी ब्रैकेट। तो देखिए ब्रैकेट में हमारे पास दो यहाँ पास वर्ब दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है आई डैश दैट वुमेन बिफोर बट आई कांट रिमेंबर वेयर। तो अब देखिए यहाँ आपके पास है बिफोर, ठीक है, बिफोर मतलब पहले, तो यहाँ पास पास्ट के सिचुएशन की बात की गई है, पास्ट के सिचुएशन की बात की गई है, पास्ट आ गया है। पर आप देखिए बट आई कांट रिमेंबर वेयर, कहाँ देखा है ये हमको पता नहीं है, तो पास्ट तो है पर एग्जैक्ट हमको टाइम जो है वो समझ नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट टाइम हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में हम यहाँ यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को, ठीक है। ऐसे केस में यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ आई है तो आई के साथ यूज होगा कौन सा हेल्पिंग वर्ब, तो हैव, और सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा V3 फॉर्म सीन, ठीक है। स्ट्रक्चर जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट का वो होता है हैज या फिर हैव,
एंड उसके साथ यूज होता है V3 फॉर्म, तो यहाँ V3 फॉर्म जो है वो है सीन। अगला क्वेश्चन है आई विश यू डैश योर एप्लीकेशन बाय ड्यू डेट। अब देखिएगा, अगर कभी भी आपको आपके सेंटेंस में विश ये वर्ड मिले तो ये जो है वो बहुत अलग जाएगा, मतलब आपका जो सेंटेंस या आंसर आने वाला है, वर्ड्स आने वाला है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। विश वर्ड लगने के साथ ही साथ आप क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ आपका यूज होने वाला है पास्ट का वर्ड। ठीक है, पास्ट के साथ भी अब यहाँ क्या यूज होगा, तो V3 यूज होगा। अब V3 यूज होने का मतलब है कि यहाँ आप यूज कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट को। तो कभी भी इमेजिनरी चीज के बारे में बात करी जाएगी, जैसे यहाँ विश लिखा है और कुछ पोजीशन या फिर जानकारी आपको यहाँ दी गई है, जैसे कि योर एप्लीकेशन बाय ड्यू डेट, तो ऐसे कंडीशन में जहां भी विश है आप हमेशा यूज करेंगे पास्ट को, और यहाँ आ जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो इससे बन जाएगा यू हैड। यू जो है वो सिंगुलर नहीं प्लूरल काउंट होता है, पर हमको पता है कि पास्ट में हैज या हैव के बीच तो ऑप्शन रहता ही नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है हैड का, तो ये हो जाएगा यू हैड सबमिटेड। ठीक है, V3 फॉर्म सबमिट का हो जाएगा सबमिटेड। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन को बताइए। तो रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता है कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है, हर साल आपको मतलब अभी कुछ सालों से प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो ये आपका प्रोनाउन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्किप मत करिएगा। तो ये देख लेते हैं हम कि कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स या एग्जाम्पल है हु, वेयर, whom, whose, what, that, etc. तो ये कुछ जो है वो फेमस एग्जाम्पल है रिलेटिव प्रोनाउन के। पहला क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, दिस इज द मैन डैश पॉकेट वॉज पिक्ड। तो देखिए यहाँ मैन है और यहाँ है पॉकेट, तो इसके बीच में जो भी वर्ड रहेगा वो इन दोनों के बीच एक रिलेशन तो दिखाई गई, तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज करते हैं होस का, जो रिलेशन शो करे किनके बीच का, तो ये जो आपको ब्लैंक वर्ड मिला है रिलेटिव प्रोनाउन उसके पहले और बाद वाले वर्ड का, तो यहाँ इंसर्ट होगा हुज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द बॉय टू ब्लैंक यू लैंड योर बाइसिकल। तो आप देखिए यहाँ आपको वर्ड मिल रहा है टू। ठीक है, तो टू के साथ हमेशा हम यूज करते हैं हुम का, तो आप इजिली इसको पिक कर सकते हैं। और किन के साथ, तो टू के साथ, फॉर के साथ, विथ के साथ या फिर बाय के साथ, और भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं तो इनके साथ हम हुम का यूज करते हैं। तो टू के साथ तो आपको पता है कि ये जो हुम है वो यूज होता है। चलिए चलते हैं आगे, यूज एप्रोप्रिएट मॉडल्स। अब मॉडल्स के बारे में पूछा है टू कंप्लीट दी सेंटेंस। ठीक है, मॉडल्स पिक करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट इस बार आपको यहाँ ये जो दिया है ब्रैकेट में, इससे बहुत ईजी हो जाएगा आपका मॉडल्स जो है वो फाइंड आउट करना। देखते हैं क्वेश्चन, माई पेरेंट्स ब्लैंक वर्क वेरी हार्ड टू बिल्ड अप देयर बिजनेस। अब लेकिन ब्रैकेट में कंडीशन है कि कैसा मॉडल आपको यूज करना है, तो यूज करना है आपको पास्ट नेसेसिटी या फिर ऑब्लिगेशन का। तो ऑब्लिगेशन वर्ड यूज होता ही हमको याद आता है मस्ट का। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन के कारण हम मस्ट याद करेंगे, पर आपको यहाँ मेंशन किया है पास्ट, तो ये पास्ट जो है उसके कारण यहाँ आएगा हैड टू। तो हैज टू, हैड टू या हैव टू, इसको हम रिलेटिव जो है हमारे टेंसेस उसके ऑब्लिगेशंस के साथ यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पर हैड यूज होता है पास्ट के लिए, तो पास्ट ऑब्लिगेशन में हम यूज करेंगे हैड टू। ठीक है, एंड सिमिलरली प्रेजेंट के प्लूरल या सिंगुलर के अकॉर्डिंग देखकर हम हैज टू या हैव टू को भी यूज करते हैं। इनका जो मीनिंग है वो सेम होता है बिल्कुल मस्ट की तरह। तो ऑब्लिगेशन आया है मस्ट, तो यहाँ से हम इसको लिंक कर सकते हैं। अगला जो है आई डैश प्ले अ लॉट ऑफ टेनिस। अब यहाँ क्या करना है आपको, तो कौन सा मॉडल पिक करना है, तो टिपिकल और हैबिचुअल बिहेवियर ऑफ द पास्ट। अगेन पास्ट के बारे में बोल रहा है, लेकिन कैसा, तो हैबिचुअल बिहेवियर जो हैबिट में है वो, तो इसके लिए जो यूज होगा वो है यूज्ड टू। यूज्ड टू जनरली जो हम यूज्ड टू है उसको पास्ट के साथ ही यूज करते हैं पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि हमको या तो कंपैरेटिव या तो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करना है। ठीक है, यूज करना है, बताना नहीं है, यूज करना है। तो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज करते हुए हमको ये जो ब्लैंक है उसको कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं, आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन आर्ट।
आई एम ब्लैंक इन हिस्ट्री। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या होगा। आप देखिए यहाँ बात किया गया है आर्ट का और यहाँ है हिस्ट्री, तो यहाँ आप देख सकते हैं आर्ट और हिस्ट्री इनके बीच में कंपेयर करा जा रहा है, तो यहाँ यूज क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ जो वर्ड रूट है मेन वो आपका क्या है, इंटरेस्टेड। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ए का मोर इंटरेस्टेड। ठीक है, टू सिलेबल्स से ज्यादा है, यहाँ इंटरेस्टेड जो वर्ड है टू सिलेबल्स से ज्यादा है। कैसे, तो इंटरेस्टेड या फिर इंटरेस्टेड आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ क्या यूज होगा, मोर इंटरेस्टेड, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है। अगला देखते हैं, इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे, इट वॉज ब्लैंक ऑफ द ईयर। अब देखिए यहाँ डे के बारे में बात किया, यहाँ ईयर के बारे में, तो अब ये सुपरलेटिव बता रहा है, ईयर में से एक डे के बारे में पिक कर रहा है, तो यहाँ सुपरलेटिव की बात कर रहा है, यहाँ पूरे ईयर की बात की गई पर यहाँ किसकी, डे की, तो सुपरलेटिव। अब आप बताइए, यहाँ आपको दिया गया है कोल्ड, तो फिर आप क्या इंसर्ट करने वाले हैं, तो यहाँ हम करेंगे द कोल्डेस्ट डे, द कोल्डेस्ट डे। ठीक है, कोल्डेस्ट के सामने द लगाना जरूरी है क्योंकि सुपरलेटिव के सामने हम द जो आर्टिकल है उसका यूज करते हैं। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द सेंटेंस यूज इनफ विथ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में हमारे पास ये जो है कुछ वर्ड्स हैं, तो यहाँ लिखा है वी प्लेड वेल बट नॉट ब्लैंक द गेम। तो आप देखिए जो पहला आपका वर्ड दिया है वो क्या है, वेल, एंड आपको ये पता होगा कि ये जो वेल है वो है एडवर्ब। तो मैं एक स्ट्रक्चर बताती हूँ इनफ के साथ जो यूज होता है, एडवर्ब के साथ इनफ, फिर लगेगा टू, फिर लगता है वर्ब। ठीक है, वर्ब का भी क्या, तो V1 फॉर्म, एडवर्ब है तो। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपके पास टाइम है और टाइम एडवर्ब नहीं है, तो नाउन है ये। तो नाउन वाले केस में क्या होता है, पोजीशन इंटरचेंज हो जाता है, तो पहले आएगा इनफ, फिर होगा नाउन, फिर उसके बाद टू एंड V1 फॉर्म। क्लियर, तो यहां से हम इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। यहां हो जाएगा, पहले हमको एडवर्ब लिखना है, मतलब वेल इनफ टू विन। ठीक है, रीड करते हैं सेंटेंस, वी प्लेड वेल बट नॉट वेल इनफ टू विन द गेम। अगला, आई डोंट हैव इनफ टाइम टू रीड न्यूज़पेपर्स। क्लियर, तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रख सकते हैं, इनफ के साथ ये यूज होता है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर इन योर ओन वर्ड्स द क्वेश्चन दैट फॉलो। चलिए देखते हैं क्या है हमारा पैसेज और क्या क्वेश्चन हमको इसमें पूछा गया है। तो दिया है हमारा पैसेज, ओवर 400 years आफ्टर हिज डेथ स्कॉलर्स आर स्टिल ट्रैवलिंग द मिस्टीरियस ऑफ माइकलैंगलोस आर्ट। तो क्या बोल रहा है, 400 वर्ष बाद भी, ठीक है, 400 वर्ष के बाद भी, उनके मृत्यु के बाद जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, वो स्टिल ट्रैवलिंग, वो अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ, किसके बारे में जानने के लिए, तो मिस्ट्रीज जो है किसकी, माइकल एंग्लोस के आर्ट की मिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए अभी भी वो ट्रैवल कर रहे हैं। रिसेंटली वन मिस्ट्री दैट वाज रिवील्ड। तो पहली मिस्ट्री के बारे में बात की गई है। पहली मिस्ट्री क्या थी, तो पहली मिस्ट्री है, one mystery that was revealed was that his famous drawing of a pensive Cleopatra। ठीक है, तो अब इसको मैं समझाती हूँ। ठीक है, फेमस ड्राइंग है किसकी, पेंसिव क्लियोपैट्रा की। तो पहले तो मैं क्लियोपैट्रा बता देती हूँ। ये ना क्या बोल सकते हैं हम, इजिप्टियन जो क्वीन थी ना, उनको जो है क्लियोपैट्रा कहा जाता था। तो पेंसिव का मीनिंग होता है उदास। ठीक है, उदास जो क्लियोपैट्रा है उनकी फेमस ड्राइंग हमको मिली है। हमको मीनिंग में नहीं जाना है, हमको बोला जा रहा है कि फेमस ड्राइंग ऑफ अ पेंसिव, मतलब कि उदास दिख रही एक पेंटिंग दिखी किसकी, क्लियोपैट्रा की, जिसमें इंक्लूडेड अ हिडन ड्राइंग ऑफ डिफरेंट क्लियोपैट्रा ऑन दी रिवर साइड। जिसके पीछे साइड में पेंटिंग है तो उसके पीछे भी एक साइड होगा, तो पीछे की साइड में एक दूसरी डिफरेंट क्लियोपैट्रा हमको दिखी। ठीक है,
आगे देखते हैं, दिस हिडन क्लियोपेट्रा शोज अ tormented woman whose eyes stare out the viewer and whose mouth is open screaming in horror। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि जो छुपी हुई क्लियोपेट्रा थी हमारी, ठीक है, वो कैसी दिख रही है, तो वो टॉर्मेंटेड वुमेन है। टॉर्मेंटेड का मीनिंग होता है पीड़ित, तो पीड़ित वुमेन है। क्या और फीचर पाए गए, तो उसकी जो आईज है वो बिल्कुल, जो व्यूअर है मतलब बिल्कुल सामने की तरफ एकदम खुली हुई है, खुली आंखें हैं, और उसका जो मुंह है वो भी ओपन है। किस तरीके से, जैसे कि वो स्क्रीमिंग इन ऑरर, मतलब जो चीख रही है, किससे, डर की वजह से चीख रही है। तो आप इमेजिन करिए कि ऐसा कोई एक फिगर है जो एकदम आंख इसकी बड़ी बड़ी है और वो चीख रहे हैं आपके सामने देखकर, क्योंकि व्यूअर तो आप ही होंगे ना। अगला जो है लिखा है, द टू इमेजेस ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ द सेम पेपर। सेम पेपर के दोनों साइड्स में जो ड्रॉइंग है, ये दोनों इमेजेस है वो ड्रॉ है, जिसको एक साथ देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है वो तो नहीं पता, पर देखा जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, अ सेकेंड मिस्ट्री। अब देखो, एक मिस्ट्री खत्म, अब यहाँ बात की गई दूसरी मिस्ट्री की। तो मैं यहाँ स्टार मार्क करती हूँ कि यहाँ दो अलग अलग इवेंट के बारे में हम देख रहे हैं। तो अब दूसरी मिस्ट्री है, concerns Michelangelo's architectural plan for the dome of St. Peter's Basilica in Rome। अब क्या है, तो सेंट पीटर बेसिलिका, इनकी जो डोम है, डोम मतलब आपको पता है गुंबद, जैसे ये स्ट्रक्चर फ्रेम होता है ना, हमारे इंडिया में भी कुछ कुछ जो मॉन्यूमेंट्स है उसमें इसका यूज किया जाता है, तो इसे डोम कहते हैं। तो सेंट पीटर बेसिलिया जो कि रोम के हैं, उनका जो डोम है वो भी क्या है, उनका जो आर्किटेक्चरल प्लान है वो किससे रिलेटेड है, तो माइकल एंग्लो के आर्किटेक्चरल प्लान से रिलेटेड है। डिड he intend for the dome to look like the model he built between 1558 and 1561? आगे लिखा है, और did he change his mind after building the model and decided to elevate the dome in the way it is today? तो यहाँ ये कह रहा है कि ये जो आर्किटेक्चरल प्लान के बारे में कहा गया इस डोम के, उसके बारे में आगे क्या कहा गया है कि क्या वो चाहते थे कि वो डोम बिल्कुल उस तरीके से, उस मॉडल से बने जो इस जो टाइम पीरियड है उसके बीच में बनती थी, या फिर और डिड ही चेंज, या फिर और डिड ही चेंज हिज माइंड आफ्टर बिल्डिंग द मॉडल, या वो बनाने के बाद उनका माइंड चेंज हो गया और उन्होंने वैसा डोम बना दिया जो कैसा है, आज की तरह है। आगे लिखा गया है, स्कॉलर्स डू नॉट अग्री ऑन द आंसर। तो इस आंसर से स्कॉलर्स जो है वो अग्री नहीं करते हैं। आगे है अ थर्ड मिस्ट्री। अब यहाँ सेकंड मिस्ट्री भी खत्म, अब आ गई है तीसरी मिस्ट्री, थर्ड मिस्ट्री, अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट। किन के बारे में है, तो ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट के बारे में है। हु एवर लिव्ड वॉज, वाई शी destroyed hundred or thousands of his drawing before he died। तो मिस्ट्री क्या है कि एक फेमस आर्टिस्ट है, ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि क्यों उन्होंने 100 या थाउजेंड्स के नंबर पर अपनी ड्राइंग, खुद की ड्राइंग को क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्यों उन्होंने ऐसा किया अपने मरने के पहले। डिड ही फील दे वर अनइम्पॉर्टेंट, क्या उनको लगा कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, या फिर डिड ही वॉन्ट पोस्टारिटी टू सी ओनली हिज फिनिश्ड प्रोडक्ट, या वो सिर्फ अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ही देखना चाहते थे इसलिए उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स का एक आपके पास पैसेज है, बहुत कॉम्प्लेक्स पैसेज को आप ऐसे तोड़ तोड़ कर रीड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन सब आपको पूछा गया है। तो बोला है, इन दी फ्रेज स्कॉलर्स आर स्टिल ट्रैवलिंग, व्हाट डज द वर्ड ट्रैवलिंग कन्वे। तो आपको पता है ट्रैवलिंग इट मीन्स, यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से पूछा गया है, तो वो ट्रैवलिंग है आपके एक्सप्लोरिंग, इन्वेस्टिगेटिंग या फिर ट्राई टू डिस्कवर के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, हम कह सकते हैं इट कन्वेज दैट स्कॉलर्स आर स्टिल डीपली स्टडिंग माइकल एंग्लोज मिस्ट्रीज। तो मिस्ट्रीज के बारे में, माइकल एंग्लो के मिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए यहाँ ये जो वर्ड है ट्रैवलिंग वो यूज किया गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द रिसेंट फाइंडिंग्स ऑफ स्कॉलर्स रिगार्डिंग माइकल एंग्लोज फेमस ड्राइंग ऑफ द पेंसिव क्लियोपेट्रा। तो जो हमने बात की थी ना उदास क्लियोपेट्रा की, उनके बारे में क्या जो है फाइंडिंग्स हमको मिली है स्कॉलर्स के द्वारा। तो हमने देखा had a hidden second drawing on the reverse side। तो हमने देखा कि एक क्लियोपेट्रा जो पेंसिव क्लियोपेट्रा, उसके पीछे दूसरी एक क्लियोपेट्रा है और वो भी कैसी है, तो टॉर्मेंटेड क्लियोपेट्रा है, मतलब कि पीड़ित जो है क्लियोपेट्रा है, जो डर से क्या कर रही है, चीख रही है, ऐसा उस पिक्चर में है।
ठीक है, आप इसमें स्टेयर आउट वाले पॉइंट्स को भी डाल सकते हैं कि आंख भी जो है वो उसकी खुली हुई है। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिड द डोम ऑफ सेंट पीटर्स बेसिलिका bear resemblance to the architectural plan drawn by the artist। तो यहाँ इसने बताया कि क्या ये जो था वो था, तो जो स्कॉलर्स था उनका मानना था कि ये एग्जिस्ट नहीं करता या ये सही नहीं है, तो इट इज नॉट सर्टेन वेदर द डोम रिसेंबल्ड माइकलएंजेलोस ओरिजिनल प्लान और नॉट। तो ये बात पता नहीं चला है। यहाँ आपने देखा कि एक सेंटेंस यहाँ दिया गया है कि स्कॉलर्स डू नॉट अग्री ऑन दी आंसर। तो किस आंसर पे, तो ये जो ऊपर में जो दिया गया था 2-3 फैक्ट्स जो बताए गए थे उसको स्कॉलर्स जो है अग्री नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट प्रोबेबली टेक फॉर माइकलएंजेलोस टू डिजाइन द मॉडल अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ दिस पैसेज। तो यहाँ पूछ रहा है हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम पीरियड के बारे में पूछ रहा है यहाँ, ठीक है, किसके टाइम पीरियड के बारे में, तो माइकलएंजेलो टू डिजाइन द मॉडल, ये उसी मॉडल की बात कर रहा है। ये जो डोम वाला मॉडल है आपके उसी मॉडल की बात कर रहा है कि राइटर ने इस पैसेज में क्या समय दिया है। तो आपको पता है ये जो समय है वो बिल्कुल ये है 1558 से लेकर 1561 तक। तो यही है, द मॉडल वॉज बिल्ड बिटवीन 1558 एंड 1556। बिटवीन वर्ड हम डालते हैं तो यहाँ हम एंड यूज करते हैं, ठीक है, टू यूज नहीं करते। फ्रॉम यूज करेंगे तो फ्रॉम 1558 टू 1561 हम ये यूज करते हैं, बट बिटवीन के साथ हम एंड यूज करते हैं। सो इट टुक अबाउट 30 ईयर, तो उसको देखे जाए तो लगभग 30 साल जो है वो यहाँ बताया गया है, सॉरी 3 ईयर्स, 30 साल मैंने गलती से बोला, 3 ईयर्स जो है बताया गया है। अगला जो है क्वेश्चन वो है Why did Michelangelo destroyed many of his paintings before he died? तो यहाँ इसके बारे में बताया गया है because he considered them unimportant or wanted only his finished work to survive for posterity। बट ये भी जो है वो कंफर्म नहीं है, पर आपको आंसर इस तरीके से लिखना है क्योंकि आपके पैसेज में कुछ इस तरीके का ही आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जरूर था लास्ट में, पर आपको इसी को अपने आंसर के तौर पर बताना है। अगला क्वेश्चन है गिव एन एप्रोप्रिएट टाइटल टू दी पैसेज। तो इस पैसेज का क्या टाइटल आप दे सकते हैं, तो मिस्ट्रीज ऑफ माइकलएंजेलोस आर्ट, ये बहुत अच्छा एक क्या बोल सकते हैं टाइटल है, या फिर द हिडन मिस्ट्रीज ऑफ माइकलएंजेलो, ठीक है। तो टाइटल इसका फाइंड आउट करना बहुत ही ज्यादा इजी था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राइट अ प्रीसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो ये जो हमको प्रीसी राइटिंग करनी है जिसमें हमको ओरिजिनल पैराग्राफ का 1/3 लिखना होता है और उसके साथ साथ टाइटल हमको देना है, ठीक है। तो पहले इस पैराग्राफ को रीड करते हैं जो हमको मिला है। चलिए देखते हैं। A belief that some languages are intrinsically superior to others is widespread, but it has no basis on linguistic fact। तो कह रहा है कि ऐसी धारणा है, ऐसा बिलीफ है कि कुछ जो लैंग्वेजेस हैं वो सुपीरियर होते हैं दूसरों के कंपेयर में, ठीक है, पर ऐसा कोई भी बेसिस या प्रमाण नहीं है या आधार नहीं है, ठीक है, कि किसी भी लैंग्वेज को हम लिंग्विस्टिक फैक्ट के बेसिस पर ऊपर सुपीरियर या इंफीरियर कह सके। Some languages are of course more useful or prestigious than others at a given period of time। कुछ लैंग्वेजेस जरूर जो हैं वो यूजफुल या प्रेस्टिजियस रहे थे दूसरे लैंग्वेजेस के कंपेयर पे, पर कब, तो एक पीरियड ऑफ हिस्ट्री में, मतलब पहले। बट दिस इज ड्यू टू प्रेमिनेंस ऑफ दी स्पीकर्स एट दैट टाइम। तो ये क्या है, तो इसका मतलब है प्रमुख, तो जो स्पीकर्स थे उनके बोलने के कारण, तो उनके बोलने की प्रमुखता के कारण ऐसा हुआ था कि कुछ जो लैंग्वेजेस हैं वो यूजफुल या प्रेस्टिजियस हुए थे। एंड नॉट टू एनी इनहेरिटेड लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक, ना कि किसी भाषाई आधार पर जो विशेषता है उसके कारण, ठीक है। तो कह रहा है कि जो कोई भी लैंग्वेज सुपीरियर या इन्फीरियर इस तरीके से जरूर हो सकती है कि जो उसके स्पीकर्स हैं वो उसको कितना यूज कर रहे हैं या कितनी प्रमुख तरीके से उसको उपयोग में ला रहे हैं, ना कि किसी भाषाई विशेषताओं के कारण ऐसा माना जाता है। अगला है द व्यू ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स इज दैट अ लैंग्वेज शुड नॉट बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स स्पीकर। मॉडर्न लिंग्विस्टिक के कारण अभी व्यू पे बताया जा रहा है उनके आधार पर कि जो लैंग्वेज है उसको पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के तौर पर नहीं देखना चाहिए हमको, स्पीकर के पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के कारण। इफ इट वर अदरवाइज, अगर ये होता है तो क्या, वी वुड हैव टू रेट द स्पेनिश एंड
Portuguese spoken in the 16th century as somehow better than they are today. अगर ऐसा होता है कि पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के कारण किसी लैंग्वेज को आप सुपीरियर कहोगे, तो फिर बोला गया है कि स्पेनिश या पोर्टुगीज जो 16th सेंचुरी में बोली गई थी वो बेटर मानी जाएगी, किसके कंपेयर में, टुडे या आज के कंपेयर में. और दिया गया है मॉडर्न अमेरिकन इंग्लिश वुड बी बेटर देन ब्रिटिश इंग्लिश. और एक बात कही गई है कि जो मॉडर्न अमेरिकन इंग्लिश है, फिर उस कॉन्टेक्स्ट में हम बोल रहे हैं कि अभी वो बेटर है किसके कंपेयर में, तो ब्रिटिश इंग्लिश के कंपेयर में. येट व्हेन वी मेक सच कंपैरिजंस we find only a small range of linguistic differences and nothing to warrant such sweeping conclusions. तो बोल रहा है लेकिन क्या है, हम ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो सिर्फ एक छोटे से पैमाने के तौर पर कर रहे हैं, बहुत छोटे रेंज के बात पर कर रहे हैं, छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा कोई ऐसा बेसिक डिफरेंस नहीं है जिसके कारण हम किसी लैंग्वेज को सुपीरियर या इंफीरियर कह सकते हैं. अगला है एट प्रेजेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू रेट द एक्सीलेंस ऑफ लैंग्वेजेस इन लिंग्विस्टिक टर्म. तो अभी प्रेजेंट का सिनारियो ये है कि किसी भी लैंग्वेजेस को आप रेट नहीं कर सकते हो उसके लिंग्विस्टिक टर्म्स के बेसिस पे. एंड इट इज नो लेस डिफिकल्ट टू अराइव एन इवेल्युएशन इन एथिस्टिक, फिलोसॉफिकल, लिटरेरी, रिलीजियस और कल्चरल टर्म्स. और क्या बोला गया है, ना कि हम उनको उसके सौंदर्य या फिर उसके दर्शन या फिर साहित्य या धर्म या फिर संस्कृति के टर्म्स पर उसको हम ये इवेल्युएट या उसका जो है हम इवेल्युएशन कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. आगे है हाउ अल्टीमेटली वी कुड कंपेयर लैटिन एंड ग्रीक विथ द proverbial wisdom of Chinese, the extensive oral literature of the Polynesian islands or the depth of scientific knowledge which has been expressed in English. तो ये क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है कि अगर लैटिन या फिर ग्रीक को अगर हमको कंपेयर करने की बात कही जाएगी तो ये जो है प्रोवर्बियल विजडम ऑफ चाइनीज या फिर जो ओरल लिटरेचर है बहुत ज्यादा वृहद, एक्सटेंसिव मतलब वृहद ओरल लिटरेचर जो है किसके, पॉलिनेशियन आइलैंड के, या फिर और बोला गया है जो साइंटिफिक नॉलेज है उनके जो डेप्थ तक हम जाते हैं उनके आधार पर विच हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन इंग्लिश. आगे कहा गया है परहैप्स वन डे सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव लिंग्विस्टिक इवैल्यूएशन मेजर विल बी डिवाइज्ड, बट अंटिल देन the thesis that some languages are intrinsically better than others has not been denied. ठीक है, कहने का मतलब है कि एक दिन ये जरूर हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्टिव होगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं लैंग्वेजेस का, बट अभी तक ऐसा नहीं है. और जो कुछ लैंग्वेजेस हैं वो बेटर है दूसरे के, ये अभी हम नहीं कह सकते. तो इस आइडिया या इस थीसिस को हम क्या करते हैं, डिनाई करते हैं. अल्टीमेटली ये जो पैसेज था वो आपके लैंग्वेज के ऊपर था कि कैसे लैंग्वेज को सुपेरियरिटी या इन्फीरियरिटी की तरफ से हम देख रहे हैं. कुछ कुछ इसमें बातें कही गई हैं सुपीरियर होने के लिए, पर उन बातों को भी क्या कर दिया गया है, डिनाई कर दिया गया है. चलिए देखते हैं इसमें क्या हम इसका सुटेबल टाइटल रख सकते हैं. तो नो लैंग्वेज इज इंट्रिंसिकली सुपीरियर, नाउ भी लिख सकते हो आप. फिलहाल तो कोई भी लैंग्वेज सुपीरियर नहीं है. प्रीसी मतलब 1/3 ऑफ टोटल पैराग्राफ. ठीक है, तो 1/3 छोटा सा हम देखते हैं क्या लिखा है हमने. द बिलीफ दैट सम लैंग्वेजेस आर नेचुरली सुपीरियर टू अदर्स हैज नो लिंग्विस्टिक बेसिस, उसका कोई लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं है. लैंग्वेज में बिकम मोर प्रेस्टिजियस और यूजफुल बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स स्पीकर्स. तो यहाँ याद रखना है मे वर्ड यूज हुआ है ना, हो सकता है ऐसा नहीं है, हो सकता है कि क्या हो, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस के कारण स्पीकर्स के कुछ लैंग्वेजेस को हम क्या बोल सकते हैं, मोर यूजफुल या फिर प्रेस्टिजियस, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरिटेंट क्वालिटीज. आगे लिखा है मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स डज नॉट जज लैंग्वेजेस बाय द स्टेटस ऑफ देयर स्पीकर. तो जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है वो जो लैंग्वेज है उसको उनके बोलने वालों के स्टेटस के आधार पर जज नहीं करते, ना ही उनके इकोनॉमिकल टर्म्स पे, ना ही उनके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. लिखा है हिस्टोरिकल कंपैरिजन शो ओनली माइनर लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस एंड डू नॉट प्रूव सुपीरियरिटी. तो जो हिस्टोरिकल कंपैरिजन हुआ था वो कुछ कुछ लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस के कारण हुआ था, जैसे कि कौन उसको ज्यादा प्रमुखता से बोल रहा है या फिर कौन ज्यादा उसको वैल्यू करे, ना कि किसी भी तरीके के हमारे किसके कारण, तो
लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस के कारण इसको किसी को भी सुपीरियरिटी हम प्रूफ नहीं कर सकते। आगे है, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू इवेल्युएट लैंग्वेजेस ऑन लिटरेरी, कल्चरल, फिलोसॉफिकल और एथिस्टिक ग्राउंड्स। ठीक है, 5 ग्राउंड्स इसमें दिए गए थे हमारे, लिटरली, कल्चरल, फिलोसॉफिकल एंड एथिस्टिक्स, एक और ग्राउंड होगा। ठीक है, इन चारों के कारण हम कोई भी लैंग्वेज को, बिकॉज ईच लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स यूनिक ट्रेडिशंस एंड नॉलेज। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये डिफिकल्ट है इवेल्युएट करना किसी भी लैंग्वेज को इन पैरामीटर्स के बेसिस पर। क्यों? क्योंकि हर प्रत्येक जो लैंग्वेज होता है वो अपना एक यूनिक ट्रेडिशन क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, एक यूनिक अपना नॉलेज रिफ्लेक्ट करता है। तो आप इस बेसिस पर भी उसकी सुपीरियरिटी का पता नहीं लगा सकते हैं। Therefore, until an objective method of evaluation is developed, no language can be considered inherently better than another. तो कह रहा है जब तक के कोई भी मैथड नहीं आ सकता, ऑब्जेक्टिव मैथड नहीं आ सकता किसी भी लैंग्वेज को सुपीरियर कहने के लिए या उसको मापदंड के लिए, उसके मापदंड के लिए, तब तक के कोई भी जो लैंग्वेज है वो सुपीरियर नहीं है। और यहीं से हमारा ये टाइटल निकल के आता है, नो लैंग्वेज इज इंट्रिंसिकली सुपीरियर। क्लियर है? तो ये होता है हमारा आज की वीडियो का डिस्कशन एंड। आज हमने इंग्लिश को देखा है, आने वाले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का भी एनालिसिस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।